हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, राम राम। मैं एक बार फिर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ एक नए जोश नए अंदाज के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले का वीडियो देखा, तो पिछले वीडियो में मैंने केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री यानी बिहार बोर्ड की क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जान लिया, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने जान लिया। ठीक, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो कौन सा है टॉपिक? देखिए यहाँ पे, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। यानी कहने का मतलब है कि जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसको और ज्यादा उपयोगी और ज्यादा यूजफुल कैसे हम बना सकते हैं। ठीक, तो इस पर चर्चा करने से पहले चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, कुछ पिछले क्लास का एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो भी सीखा, मैंने जो भी आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को अच्छे से याद है कि नहीं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। मैंने एक दो क्वेश्चन भी कराया था कि जैसे कि इसमें से एक समीकरण दे दिया था मैंने, उसमें से पता करना था आप लोगों को कि अभिकारक कौन है यानी कि रिएक्टेंट कौन है, और प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कौन है। ठीक है, फिर उसी पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मिलेगा ZnSO4, और क्या होगा? H2 मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। चलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है, उसको आगे मैं बताऊंगा। तो बताइए इसमें से अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है? आप लोग कमेंट में एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मैं बता देता हूं। तो जो भी पदार्थ, जो भी तत्व अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी तत्व अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इंग्लिश की जानकारी भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जाइएगा पढ़ने, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब कहीं भी जाइएगा, तो आप लोग को लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, अभिकारक। तो देखिए, बताइए इसमें से अभिकारक कौन है? मैंने पहले बता दिया। क्या बताया? कि जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसमें कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिया है? सबसे पहला तो क्या लिया है? जिंक यानी Zn। उसके बाद कौन लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों ही आपके हो गए अभिकारक, रिएक्टेंट। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ, उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या फिर प्रतिफल। ठीक, तो हमारा ये नया पदार्थ कौन सा बना? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और क्या बना? हाइड्रोजन। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद यानी प्रतिफल। इसको भी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए आप लोग कि अभिकारक कौन होता है और प्रतिफल कौन होता है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग और एक देख लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही पढ़ाया था कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो बताइए आप लोग कि कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिला देंगे, जल में मिला देंगे, या फिर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, जिसके फलस्वरूप मान लीजिए एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम एक सरल भाषा में आप लोगों को पूछ रहे हैं कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए ऐसे दे देता है और कह देता है कि इसका रासायनिक समीकरण लिखे। ठीक, तो कैसे दिया रहेगा प्रश्न? कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिला देंगे, जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और ऊष्मा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? ऊष्मा। ठीक, तो इस अभिक्रिया को हम लोग इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहले मैंने बताया था समीकरण लिखने के नियम में कि सबसे पहले उसके सूत्र को लिखा जाता है। ठीक, और उन सूत्रों के बीच में धनात्मक चिन्ह को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO, यानी कैल्शियम हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कहने का मतलब सिंपल है कि चूना आप लोग देखे होंगे, चूना पत्थर, उसको हम लोग जल में मिला दिए। किस में मिला दिए? जल में। यानी जल का क्या सूत्र होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इसके बीच हम लोग जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसके बीच में क्या देते हैं हम लोग? धन चिन्ह, यानी कि प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक, तो CaO को हम लोग H2O से क्या कर दिए? अभिक्रिया करा दिए। इसके कहने का मतलब यही है। इसको हम लोग समीकरण के रूप में ऐसे लिखते हैं, जिसके फलस्वरूप आप लोग ऐसे नीचे करके लिख लीजिएगा। ऐसे तो दाई और बाई ओर ही लिखा जाता है मुख्यतः, लेकिन नीचे करके भी लिख देंगे। मैंने बताया था कि नीचे ऊपर कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन तीर का निशान कहाँ होना चाहिए? तीर का जो निशान है वो बताएगा कि अभिकारक ने प्रतिफल को दिया, यानी कि जो भी अभिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बना, बस उसी की दिशा बताता है। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से हम लोग क्या किए? अभिक्रिया करा दिए। ये इसका समीकरण हो गया, जिसके फलस्वरूप हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो। क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। और क्या हुआ? ऊष्मा मुक्त हुई। तो यहाँ हीट लिख देंगे। तो यही है आपका रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया? आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। कहने का एकदम यही बात है। क्या कहना चाहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसके सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्रों के बीच में धन का चिन्ह देना होगा। एक बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि क्या ये क्या हो गया? आपका रासायनिक समीकरण हो गया, और ये क्या हो गया? आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अगर ऐसे लिखेंगे तो बताइए, एग्जाम देंगे और ऐसे पूरा लिखेंगे तो क्या आपके पास पेज की बचत होगी? नहीं होगी, ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो वही पेज की बचत करने के लिए हम लोग समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला लाभ, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने से पहले हम लोग एक चीज की और चर्चा करेंगे। किसकी? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। इसको मैंने परिभाषित कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ, पीडीएफ शायद गायब है। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, आपको पता होगा कि जो संतुलित होता है वो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ के पदार्थों में या तत्वों में परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और असंतुलित हम उसे बोलेंगे जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों, यानी दाईं ओर और बाईं ओर में जितने भी पदार्थ भाग लिए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। बस उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित। देखिए, ये हो गया मान लीजिए H2, ये एक मान लीजिए अभिक्रिया हुआ H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाया? H2O बनाया। क्या बनाया? H2O बनाया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है? असंतुलित है। तो आप लोगों ने एक बात जरूर ध्यान दिया होगा कि सर यहाँ तो 2 था, यहाँ 1 हो गया, तो 1 ऑक्सीजन गया कहाँ? क्या 1 ऑक्सीजन खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया? तो हम कह सकते हैं ना कि नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एनर्जी नेवर बिल्ट और नेवर डिस्ट्रॉयड, वैसे ही मैटर नेवर बिल्ट और नेवर डिस्ट्रॉयड। जैसे ऊर्जा
को ना हम लोग बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, वैसे ही मैटर यानी पदार्थ को भी ना हम लोग बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये आखिर गया कहाँ गया? तो इसको हम लोग असंतुलित सूत्र से लिखेंगे तो क्या लिखना सही होगा? नहीं सही होगा। बस इसी को संतुलन में लाने के लिए हम लोग समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। कैसे? हम लोग एक अनुमान द्वारा भी क्या कर लेते हैं? संतुलित कर। सबसे बेस्ट तरीका है वो संतुलन करने का, समीकरण को संतुलित करने का सबसे बेस्ट तरीका है अनुमान द्वारा। ठीक है, तो अनुमान कैसे लगाएंगे? यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक है, तो इसको हम लोग बराबर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बराबर? यहाँ पर हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो यहाँ हम लोग 2 लगा सकते हैं। जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ अगर 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? ये 2 से 2 मल्टीप्लाई, यानी कि हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 ही है। तो फिर यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, 2 परमाणु किसके? हाइड्रोजन के और बढ़ा देंगे, तो क्या यहाँ 4 हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या आपका समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? एकदम हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुमान द्वारा संतुलन करना। क्या कहते हैं? अनुमान द्वारा संतुलन करना। यही यहां लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को एकदम इजी वे में देखते चलेंगे हम लोग। ओहो क्या है? रासायनिक, सॉरी बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को नहीं, सॉरी, रासायनिक समीकरण को, सॉरी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसका शायद पीडीएफ गायब है बच्चों, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं यहाँ पर। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे? तो अनुमान विधि द्वारा सबसे बेस्ट तरीका है, और दूसरा कोई तरीका लगाइएगा सूत्र तो गड़बड़ा जाइएगा। आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है संतुलन करने का? अनुमान द्वारा। चलिए हम लोग और एक देख लेते हैं समीकरण। चलिए बताइएगा इसको। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए और एक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ Zn प्लस H2SO4 मिलकर क्या बना? ZnSO4 और H2। ठीक, चलिए अब गिनती करिए। Zn कितना है? 1 है। H कितना है? 2 है। SO4 तो चलिए ना इसको एक ही में लिख लीजिए। SO4 कितना है? चलिए अलग अलग कर लेते हैं। S कितना है इसमें? S कितना है? 1 है। और O कितना है? 4 है। ठीक, अब इधर देखते हैं। Zn कितना है? 1 है। S कितना है? 1 है। O कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो हाँ सर। जिंक भी 1 है, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु है, इधर सल्फर के भी 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, इधर भी Zn का 1 परमाणु है, यहाँ भी है, सल्फर का भी 1 परमाणु है, इसका भी है, ऑक्सीजन का भी 4 है, हाइड्रोजन का 2 है। तो ये समीकरण क्या है? पहले से ही संतुलित है। ये क्या है? पहले से ही संतुलित है। इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग एक और समीकरण लेते हैं। ऐसा भी दे देता है कभी कभी, संतुलित समीकरण ही दे देगा, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा इसको संतुलित कैसे करें? तो सर उसमें वही लिख देना है कि ये पहले से ही संतुलित है। इसको बस आप लोग परमाणुओं की संख्या डिनोट कर दीजिएगा। ठीक, देखिए एक सिंपल ही ले रहे हैं। ठीक, सिंपल समीकरण ले रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत ही आसानी होगी सीखने में। देखिए मान लीजिए H2 है, वो किससे अभिक्रिया किया? क्लोरीन से, Cl2 से। क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितने परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। क्लोरीन के कितने हैं? 2 है। और इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 1। क्लोरीन के कितने हो गए? 1। तो भाई एक एक परमाणु गया कहाँ? क्या ये खत्म हो गया? तो नहीं सर, खत्म तो कभी नहीं होता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 लगा दे। यहाँ क्या कर दिए? 2 लगा दिए। अनुमान विधि द्वारा ही लगाना है, जितना जरूरत है उतना ही लगाएंगे, उतना ही यहाँ पर नंबर देंगे। तो क्या यहाँ 2 लगा देंगे
एक और बात, कभी भी आप लोग संतुलन करिएगा तो इसके यहाँ जो दिया रहता है मान लीजिए Cl2, यहाँ कभी भी नंबर चेंज नहीं होगा। नंबर कहाँ चेंज होगा? हमेशा सामने होगा। कहाँ होगा? सामने। सामने ही नंबर की चेंजिंग कर सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ पावर में दिया है या फिर इसको क्या बोलते हैं, सॉरी भूल गए हैं, मान लीजिए नीचे यहाँ पर दिया होगा तो वहां का नंबर चेंज नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ आगे का नंबर चेंज भी नहीं करना है, सिर्फ उसमें अलग से ऐड कर देना है, ठीक, ताकि समीकरण क्या हो जाए? बराबर हो जाए, बस अनुमान द्वारा। तो हमें कितना चाहिए हाइड्रोजन? 2 चाहिए। क्लोरीन कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, जिससे हमें हाइड्रोजन की कितनी हो गई संख्या? 2 हो गई, और क्लोरीन की भी क्या हो गई संख्या? 2 हो गई। तो क्या आपका समीकरण संतुलित हो गया? हाँ सर, बिल्कुल संतुलित हो गया। तो आई होप आप लोगों ने बहुत बढ़िया से सीख लिया होगा समीकरणों को संतुलित करना। चलिए हम लोग अपना टॉपिक देख लेते हैं, जो कि था रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मान लीजिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन कराए, अगले वीडियो में और 4-5 क्वेश्चन करा लेंगे संतुलन करने के लिए, तो आप लोग एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। याद क्या करना है, आप लोग घर पे जाके घर पे जितना हो सके उतना समीकरण लिख के उसको संतुलित करिए। किस विधि द्वारा? अनुमान विधि द्वारा। अनुमान लगा लगा कर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। हमारा जो टॉपिक है क्या है? रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। यानी मान लीजिए रासायनिक समीकरण तो हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी, यहाँ लिख लिए H2 + O2 मेक देन H2O, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, संतुलित हो गया। तब इसको और उपयोगी हम लोग कैसे बना सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन जो है गैस है, ऑक्सीजन जो है गैस है, और H2O जो है लिक्विड यानी कि द्रव है, ठीक। देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। जैसे कि मैंने बताया भौतिक अवस्था क्या होती है? 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस। क्या होता है? आपका पदार्थ का जो अवस्था होता है वो होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। 3 होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पदार्थ की यही तीनों अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ठोस क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, और गैस को गैस ही बोलते हैं, ठीक। तो यही हमारी पदार्थ की अवस्था है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ सॉलिड है, कौन सा पदार्थ लिक्विड है और कौन सा पदार्थ गैस है? तो देखिए यहां पर दिया है अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठक में ठोस के लिए एस, यहाँ एस, ठोस के लिए एस, छोटी एस, बड़ी एस नहीं, एस, द्रव के लिए एल एवं गैस के लिए जी, छोटी जी लिखकर किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए ए क्यू मैंने बताया था, मैंने पिछले क्लास में ये सब बता दिया है, लेकिन फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक। अंकित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे तो एक इसमें टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि कहने मतलब विद्युत प्रवाहित करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो डायरेक्टली CaO और CO2 में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ लिख दीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? एस, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ लिखा हुआ है एस। एस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर एस का मतलब ठोस। क्या होता है? एस का मतलब ठोस। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है किस अवस्था में है? अभी ठोस की अवस्था में है, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए। क्या किए? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए। तो क्या बना? CaO बना। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी किस रूप में? ठोस के रूप में। किसके रूप में? ठोस के। जो एस जो चिन्ह है वो दर्शाता है कि जो पदार्थ है वो ठोस है। क्या है? ठोस अवस्था में है। और देखिए यहाँ पर और क्या बना? CO2 बना। क्या बना? CO2 बना। यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? जी। तो जी किसके लिए आता है? जी आता है गैस के लिए। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं साफ साफ, ठोस के लिए हम लोग एस लिखते हैं, गैस के लिए छोटी जी लिखते हैं, द्रव के लिए एल लिखते हैं, और जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ। जलीय विलयन कहने का मतलब है कि पानी में अगर हम लोग नमक को घोल देंगे,
पानी में अगर NaCl को घोल देंगे तो वो जो विलयन होगा वो क्या होगा, जलीय विलयन होगा। तो उसको हम लोग NaCl को हम लोग AQ से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। AQ से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि NaCl और जल का क्या है, विलयन है। ठीक, तो देखिए जो CO2 है यहाँ क्या लिखा है, G, यानी कि CO2 क्या है, गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठोस है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है। इससे हम लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल गई कि भाई CO2 था, मतलब वो गैस था, और कैल्शियम ऑक्साइड था वो क्या था, ठोस था, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, वो भी ठोस था। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 मेक देन ZnSO4 और H2 गैस मुक्त हो गई। तो देखिए यहाँ पर Zn किस फॉर्म में है, जिंक किस फॉर्म में है, जिंक है S, यानी कि ठोस फॉर्म में, किसमें, ठोस में। और जो H2SO4 है वो क्या है, जलीय विलयन है। AQ क्या दर्शाता है, ये क्या है, जलीय विलयन है। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, इसका जलीय विलयन है। जब इसको मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मिलेगा। AQ से पता चल गया ये क्या है, जलीय विलयन है। तो ZnSO4 का जलीय विलयन प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, दूसरा नंबर, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, पता है आप लोगों को, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होता है। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होता है। जैसे CaO को हम लोग H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH प्लस क्या होता है, हीट मुक्त होता है। क्या, तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा मुक्त हुआ। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक, तो इसी की जानकारी हमें मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी किसे कहेंगे, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती हो। जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊष्मा क्या करता है, पौधा ग्रहण करता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाता हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया से समझ जाइए। समझ जाएंगे तो एकदम गारंटी है कि आप लोग एग्जाम में लिख कर ही आएंगे। किसी बात को अगर आप लोग सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो क्या आप लोग अपने भाषा में उस चीज को लिख नहीं सकते हैं? यस सर, एकदम लिख सकते हैं। वाह मेरे भाई, चलिए आगे देखिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर यहाँ पर लिखा जाता है, क्या, ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे कि देखिए C प्लस O2 मेक देन CO2 और ऊष्मा प्राप्त होगा। ठीक, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये हो गया ऊष्माक्षेपी हो गया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, अभिक्रिया करेगा, तो फलस्वरूप वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीट को क्या करेगा, मुक्त करेगा। क्या करेगा, हीट को मुक्त करेगा। तो अगर मुक्त किया तो दाईं ओर लिखेंगे, कहा, दाईं ओर ऊष्मा लिखेंगे प्लस का चिन्ह देकर, और N2 प्लस O2 यानी नाइट्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलता है तो अभिक्रिया कब करेगा, ऊष्मा की उपस्थिति में करेगा। अगर वहां ऊष्मा नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पर ही क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, यानी कमरे के तापमान पर। तो यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ी किसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। क्या पड़ी, ऊष्मा की जरूरत। अगर ऊष्मा नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ऊष्मा की उपस्थिति में अगर जो भी अभिक्रिया होगी तो उसमें दाईं ओर ऊष्मा लिख देंगे प्लस का निशान देकर। क्या करके, प्लस का निशान देकर हम लोग क्या कर लेंगे, ऊष्मा लिख देंगे, जिसके फलस्वरूप क्या बना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। क्या बना है, 2NO। क्या बना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। गैस के उत्सर्जन की जानकारी। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह ऐसे, कैसे चिन्ह दिया जाता है, चीर का चिन्ह ऊपर की तरफ। कैसे, अगर ऊष्मा निकलेगी,
गैस निकलेगा, गैस मुक्त होगा तो तीर का निशान ऊपर होगा, दिया जाता है। ठीक, अगर ठीक है ऐसा ही दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सॉरी गैस की जानकारी देना है कि गैस मुक्त हुआ है, तो भाई कैसे कहेंगे कि गैस मुक्त हुआ है, कैसे? मान लीजिए Zn क्या किया, जिंक क्या किया, H2SO4 से क्या किया, अभिक्रिया किया। क्या किया? H2SO4 से अभिक्रिया किया। कौन किया? जिंक किया। फलस्वरूप क्या बनाया? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है? तो हाइड्रोजन के आगे ऊपर की तरफ तीर का निशान दे देंगे। कैसे? ऐसे ऐसे हम लोग हाइड्रोजन के बाद अगर तीर ऊपर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन गैस हुई है मुक्त हुई है। ठीक है, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा यूजफुल हो गया। अगर ये हम यहाँ पर चिन्ह नहीं देते तो क्या आप लोग को पता चलता कि हाइड्रोजन मुक्त हुआ है? नहीं पता चलता। लेकिन इस तीर के सहारे हम लोग ने पता कर लिया कि हाइड्रोजन क्या हुआ है? मुक्त हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवक्षेप बनने की जानकारी। कि अभिक्रिया के फलस्वरूप भाई अवक्षेप भी बनता है कि नहीं बनता है? ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। जब भी अभिक्रिया होगी उसका अवक्षेप भी बनेगा। तो देखिए यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, सॉरी, तो उस प्रतिफल के संकेत सूत्र के बाद क्या दिया जाता है? ये देखिए ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा का एक छोटा सा एक भाग, मान लीजिए ऐसा क्या कर दिया जाता है? चिन्ह दे दिया जाता है। कैसा? ऐसा। ठीक, तो इससे क्या पता चलेगा कि जो भी पदार्थ प्राप्त हुआ है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्त यानी अभिक्रिया का शर्त क्या है? तो देखिए, तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट, जिससे कि आपका जो समीकरण है और भी ज्यादा यूजफुल बन जाएगा। 5वां पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आप लोग बहुत बढ़िया से अपने घर पे तैयारी करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।